तब मैं इंग्लिश के साथ में एसएससी पास करना चाहता था। तब हमारे प्रिंसिपल अलाउ नहीं करते थे कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, आप फेल होंगे तो स्कूल का रिजल्ट बिगड़ेगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पास हो जाऊंगा। तो आई पास दैट एसएससी एग्जाम विथ 35 मार्क्स इन इंग्लिश। इसके बाद जो नॉर्थ गुजरात के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, महसाणा, पटन, साबरकांठा और बनासकांठा, इसका मैं कन्वीनर था। और पूरे इंग्लिश टीचर्स को मैंने ट्रेनिंग दी थी। पूरे और गुजरात के इंग्लिश टीचर। या आज भी मैं साइकिलिंग करता हूँ 15-20 किलोमीटर, और संडे को तो ज़्यादातर 25-30 डेली किलो। 15-20 हाँ, किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर। और अब संडे हो तो छुट्टी के दिन भी मैं अभी साइकिल लेके चले जाऊँ तो 25 किलोमीटर चलाता हूँ। क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, आज भी अच्छी बॉलिंग भी डालता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, टेबल टेनिस भी खेलता हूँ, वॉलीबॉल भी खेलता हूँ, और एवरी में 10 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ। हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। ही लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ। उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने अपने अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज बिल्ड की है, ऐसे ऐसे शौक अपने अंदर पैदा किए हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट कोई सोच भी नहीं सकता है। उन्होंने पेंटिंग का शौक है, लाइक पेंटिंग का शौक है, जिस तरीके से बुक्स लिखने का शौक है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी हॉबीज अपने अंदर बिल्ड की है। और पेंटिंग के अंदर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने 2000 से ज्यादा पेंटिंग उन्होंने की आफ्टर रिटायरमेंट। और उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी प्रिंट की है जिसको प्रोफेशनल प्रिंटर पेंटर करता है प्रिंट। और ऐसे ही बहुत सारी थी नए नए शौक अपने अंदर पैदा किए, बहुत कुछ सीखा है उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट अपनी जिंदगी के अंदर। और उसी तरीके से बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी है जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके इंग्लिश के, जिससे स्टूडेंट इंग्लिश इजीली लर्न कर सके। और उनके जो थॉट्स आते हैं वो थॉट्स उन्होंने अपनी ये बुक्स में उन्होंने ऐड किए हैं। और इसके 2 पार्ट्स उन्होंने रिलीज कर दिए हैं और तीसरा पार्ट अभी रिलीज करने का बाकी है। और उसी तरीके से वो अभी फिलहाल वो मकतबा जाफरिया के अंदर एज ए कैंपस डायरेक्टर की फर्ज निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच। हेलो सर। जी। सर, तो आपने अपनी लाइफ में, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। तो आप ठीक है। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी बैकग्राउंड क्या था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, इसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली क्या है, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बचपन में जो भी काम किया है वो मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर में ऐसे हम अचीव करेंगे। लेकिन हमारे जो बचपन में वालिद साहब और हमारी अम्मी जान ने जो भी काम सिखाया था, हार्ड वर्क करने का और जीवन में वैल्यूज़ की जो बात की थी, उसके साथ लेके हम आगे बढ़े हैं। तब से हमारी जो भी काम करने का जो तरीका था फैमिली में और बाहर भी, हम तो एक फार्मर फैमिली से आते हैं, इसलिए खेत में भी काम कुछ करना पड़ता था। घर पे भी कुछ मम्मी को भी काम में भी मदद करते थे हम। और छुट्टी के दिन में जो संडे होता था तब खेत में भी काम करने जाते थे। इसलिए वो काम करने की तो हैबिट बचपन से ही है। इसलिए अभी पता चलता है कि वो जो बीज डाले थे हमारी अम्मी और पापा ने, अभी लाइफ में बहुत यूज़फुल है। आपने फिर स्कूलिंग कहाँ से, अपने किस तरीके से स्कूलिंग शुरू की और क्या क्या आपने फेस किया लाइफ में। मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरा गांव है साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, हिम्मतनगर तालुका में कनाई गांव है, जो 12 किलोमीटर दूर है हिम्मतनगर से। मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई की थी, प्राइमरी एजुकेशन जो है गांव में ही लिया था, 6 तक। और वहाँ इसके बाद जो इलोल गांव नज़दीक है, 3 1 किलोमीटर है, वहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं थी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल थी। तो 7th स्टैंडर्ड में वहाँ गया था। प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ाई करता था तब जो टीचर्स प्राइमरी थे बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी ऐसा सिलेक्शन किया कि जब मैं पढ़ाई करता था तब उनको पता चला कि एक अच्छा वक्ता बनेगा फ्यूचर में। तब मैं वक्तृत्व जो कला है कंपटीशन होती थी, इसमें मैं पार्टिसिपेट होता था और बहुत अच्छा नंबर स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नंबर मैंने कमाए थे। तो इसके बारे में जो भी नंबर आए थे वो बहुत अच्छे थे। और तब से मैं अच्छी वक्तृत्व कला में भी प्रमोट काम किया है।
और इसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो भी हिलोल हाई स्कूल में ली थी। और हम तो ओल्ड एसएससी के स्टूडेंट 1976 में पढ़ाई की थी, तो तब ओल्ड एसएससी था। तब मैं इंग्लिश के साथ में एसएससी पास करना चाहता था। तब हमारे प्रिंसिपल अलाउ नहीं करते थे कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, आप फेल होंगे तो स्कूल का रिजल्ट बिगड़ेगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पास हो जाऊँगा। तो आई पास दैट एसएससी एग्ज़ाम विथ 35 मार्क्स इन इंग्लिश। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया कॉलेज हिम्मतनगर में की, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में। कॉलेज के साथ साथ खेती का भी काम करते थे हम घर पे, और एक किराना की दुकान भी चलाता था मैं। फैमिली के बैकग्राउंड में ऐसा था, फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं थे। ऐसा नहीं कि हम पुअर थे, लेकिन फाइनेंशियल साउंड नहीं थे, इसलिए फैमिली को हेल्प करने के लिए हम दुकान भी चलाते थे। आपने जैसे कहा कि सर ने आपको बोला, प्रिंसिपल ने, कि आप इंग्लिश में मत कीजिए, हमारे स्कूल का जो जो रिजल्ट है वो बिगड़ जाएगा। है। तो आप इंग्लिश में यानी पुअर स्टूडेंट थे, यानी किस तरीके से आपको इंग्लिश नहीं आती थी या फिर थोड़ी बहुत आती थी कि प्रिंसिपल ने ये कहा कि आप इंग्लिश में मत कीजिएगा, हमारी आपकी वजह से हमारे स्कूल का रिजल्ट बिगड़ेगा? नहीं, एक्चुअली मैं पुअर तो नहीं था इंग्लिश में, लेकिन ज़्यादातर इतने इंटरेस्ट सभी रखते नहीं थे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शन था, आइदर यू टेक इंग्लिश और हिंदी। तो मोस्टली स्टूडेंट जो थे वो हिंदी रखते थे, और मेरा जो इंटरेस्ट था इंग्लिश के साथ पास करने का था। इसलिए मैं ज़्यादातर फोर्स किया था प्रिंसिपल को, सर मुझे इंग्लिश रखने दोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं भी आफ्टर एसएससी पास में ग्रेजुएशन में इंग्लिश के साथ ग्रेजुएशन होना चाहता था, इसलिए मैं इंग्लिश की भी ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। फिर आपने कॉलेज कहाँ फिर शुरू की? मैं कॉलेज में 1976 में हिम्मतनगर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसी वक्त तो प्री आर्ट्स भी था, और इसके बाद FI BA SY और TI मैंने ग्रेजुएशन वहाँ 1980 में कंप्लीट किया है। सर आफ्टर बीएड आपने फिर आगे पढ़ाई शुरू की या फिर आपने कोई जॉब शुरू कर दी थी? एक्चुअली क्या गया, मैंने जो आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीशन के बाद मेरा जो एडमिशन जो लेना था वो बीएड करने का था, क्योंकि मैं टीचर बनना चाहता था। इसलिए मैंने 1982 में मोडासा बीएड कॉलेज में एडमिशन लिया, और आफ्टर कंप्लीटिंग दैट बीएड आई ज्वाइन एज ए टीचर। मैं टीचर की जॉब में ज्वाइन हुआ। एक्चुअली नज़दीक भी जॉब मिलती थी, लेकिन मेरा जो तजुर्बा था और मेरा एक प्रिंसिपल भी था कि कहीं भी डोनेशन देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने वो बैकवर्ड एरिया यानी कि मोडासा, ये मेघरज तालुका है, इसके नज़दीक एक पंचाल गांव है, उस स्कूल में जीवन विकास हाई स्कूल पंचाल में हायर सेकेंडरी में एज ए टीचर ज्वाइन किया था। तब मैं बीएड ही था सिंपली। एक्चुअली हायर सेकेंडरी में MA BEd होना चाहिए, लेकिन स्पेशल केस में गवर्नमेंट में मंजूरी दी थी, और वहाँ मैं हायर सेकेंडरी में एज ए टीचर ज्वाइन किया था। और वहाँ बच्चे भी बैकवर्ड क्लास के थे, यानी कि आदिवासी बच्चे थे, उनके जो गुजराती बोलना भी अच्छी तरह से नहीं आता था। फिर भी मैंने जब ज्वाइन किया था 1982 में, तब 5-6 बच्चे ही इंग्लिश के साथ SSC एग्ज़ाम में अपियर होते थे, लेकिन मैं 8 से 12 तक 8 to 12 तक मैंने इंग्लिश टीच किया। और बच्चों की इनकी मदर टंग में जितने जो भाषा बोलते थे, आदिवासी लैंग्वेज बोलते थे, उसी लैंग्वेज में मैं पढ़ाई करता था। इसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके बच्चों को तैयार किया था। जब मैंने 5 साल वहाँ काम किया, तब आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 70 स्टूडेंट पास द SSC एग्ज़ाम विथ इंग्लिश सब्जेक्ट। तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई के लिए जो टीचर्स जितना अच्छा तरीके से और मेथड ऑफ टीचिंग जो अच्छी होगी, तो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके बाद 1987 में मैंने MA कंप्लीट किया, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट MA आई ज्वाइन एज ए टीचर इन मखदूम हाई स्कूल मोडासा। और वहाँ तो बड़ी इंस्टीट्यूट थी और मुस्लिम इंस्टीट्यूट भी थी, और वहाँ बच्चे भी इतने मुस्लिम समाज के जो भी बच्चे आते थे, इनका भी बैकग्राउंड इतना, फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। फिर भी वहाँ भी काम किया मैंने, और एज ए इंग्लिश टीचर 11th एंड 12th में इंग्लिश में टीच करता था। और इसके साथ लॉजिक यानी तर्कशास्त्र सब्जेक्ट आता है, वो भी मैं सब्जेक्ट टीच करता था। बच्चों में टैलेंट भी था, और बच्चों को ऐसे ट्रीट किया, तो पहले तो डिसिप्लिन का इश्यू था वहाँ। तो बच्चों में डिसिप्लिन लाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने मैनेजमेंट के साथ बात किया, प्रिंसिपल के साथ बात किया। तो मोस्टली बच्चों को हमने ये स्पोर्ट्स की वजह से स्पोर्ट्स में तैयार किए। तो पहली बार हमने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया, तो 1988 में हम फर्स्ट टाइम पूरा नॉर्थ गुजरात का हमने साइकिल टूर किया,
हमारे साथ 25 बच्चे थे इनके साथ, पूरा नॉर्थ गुजरात का। नॉर्थ गुजरात का, और नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम था। तो हम 10 दिन का पूरा टूर लगा के नॉर्थ गुजरात का काम किया। इसके बाद आफ्टर स्कूल आवर्स हम बच्चों को स्कूल में रखते थे और इसको क्रिकेट ट्रेनिंग आप देते थे। तो हमारे बच्चे ने गुजरात स्टेट में हिलशील टूर्नामेंट का जो टूर्नामेंट थे इसमें फर्स्ट रैंक लाए थे। तो बच्चों के साथ जो अच्छी तरह से जो टीचर्स और स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, जो बच्चों को ग्रोथ के लिए जो काम करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। बात है इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश तो कोई सेकंड लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज बच्चों को जो सीखना है तो पहला जो स्टेप है लिसनिंग का है। जब तक टीचर क्लासरूम में इंग्लिश नहीं बोलेगा तब तक बच्चे नहीं सुनेंगे, एंड विदाउट लिसनिंग वी कैन नॉट स्पीक। तो फर्स्ट स्टेप ये है स्कूल में कि टीचर्स जो भी सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाता है तो इंग्लिश में ही टीच करना चाहिए। जो शब्द और जो सेंटेंसेस बच्चों को समझ में नहीं आता तो गुजराती और मदर टंग में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो बच्चों के अच्छी तरह से वो टीच कर सकता है। सर, आज के जो यूथ की जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों ये कंप्लेन करते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम इंग्लिश किस तरीके से सीखे। आपने इतने साल जो इंग्लिश के टीचर की जॉब की है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताया कि लोग इंग्लिश इजीली कैसे सीख सके। एक्चुअली क्या है, जब तक आप मदर टंग जो है करेक्ट नहीं बोलेंगे तब तक सेकंड लैंग्वेज आप बोल नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट स्पीक योर मदर टंग करेक्टली विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो एंड विथ करेक्ट ग्रामर ऑल्सो। जब तक गुजराती अपनी जो मदर टंग है जो अच्छी तरह से नहीं बोल पाओगे तब तक आप सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है आप नहीं अच्छी तरह के बोल सकते। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको गुजराती पर कमांड होना चाहिए, कोई भी इंसान हो, चाहे ये उर्दू मदर टंग है, चाहे अरेबिक है, कोई संस्कृत है। तो सेकंड लैंग्वेज जो लर्न करना चाहते हैं तो आपको मदर टंग पर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो एक्चुअली एज ए टीचर का रोल क्या है, बच्चों को क्लासरूम में एनवायरनमेंट देना चाहिए कि नए शब्द देते हैं तो टीचर क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसका ट्रांसलेट कर देते हैं। तो दैट इज नॉट प्रॉपर वे ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम। आप एक शब्द के लिए दूसरे एग्जाम्पल दीजिए और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है सेंटेंस में वो टीच करेंगे, तब बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। और इसके साथ इसका जो हैंडराइटिंग भी टीचर्स का है वो भी इतना अच्छा होना चाहिए। और एक ही लैंग्वेज में नहीं, इसके दूसरे लैंग्वेज में भी इसका जो मीनिंग कैसे होता है वो भी बच्चों को बताना चाहिए क्लासरूम में। आजकल जो मोस्टली सुनते हैं कि लिसनिंग है या रीडिंग है, इन 3 चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप इजीली इंग्लिश सीख पाओगे। तो ये जो मेथड है इंग्लिश सीखने की, ये सही मेथड है? ट्रांसलेशन मेथड जो टीचर कर रहे हैं क्लासरूम में, आज जो भी क्लासरूम में टीच कर रहे हैं वो ट्रांसलेशन मेथड है। दैट इज नॉट प्रॉपर वे ऑफ टीचिंग। ये अच्छी मेथड नहीं है। ट्रांसलेशन तो होना ही नहीं चाहिए। आप ऐसे क्लासरूम में एनवायरनमेंट कीजिए कि बच्चों के समझे जेस्चर इज द लैंग्वेज एंड जेस्चर इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप जो भी बोलेंगे बच्चों को समझ में आना चाहिए। आपका जेस्चर भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईच एंड एवरी वर्ड यू ट्रांसलेट इन गुजराती। आप गुजराती में सब जो शब्द है जो ट्रांसलेट के बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाए हुए। और इसके साथ ग्रामर है तो ग्रामर भी आप पढ़ा सकते हैं और इसको बता सकते हैं कि रूल्स है ऐसे है। सर, आपने एज ए टीचर कितने साल तक आपने जॉब की और उसके बाद आपने फिर आगे का क्या प्लान किया था आपने? मैंने 33 इयर्स तक मैं एज ए टीचर वर्क किया है। मैं 1982 टू 1996 तक टीचर रहा और 96 टू 2070 तक मैं प्रिंसिपल रहा। टीचर था तब भी क्लासरूम में मैं जाता था। आफ्टर बीइंग ए प्रिंसिपल आई टॉट इंग्लिश इन द क्लासरूम ऑल्सो। और रेगुलर में 2 क्लास लेता ही था एज ए प्रिंसिपल। 10th में भी लेता था, 11th में भी लेता था और 12th में भी इंग्लिश लेता था। कई बार मैं लोअर क्लास में भी टीचिंग के लिए जाता था। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल जो क्लासरूम में नहीं जाते। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है एज ए टीचर 33 इयर्स और प्रिंसिपल सब मिलके ही होता है। एंड स्टिल आई एम ए टीचर बिकॉज प्रिंसिपल होना है तो फर्स्ट यू आर ए टीचर देन यू आर ए प्रिंसिपल। सो अच्छा टीचर है वो अच्छा प्रिंसिपल बन सकता है। आपने एज ए टीचर रह के बहुत सारी बुक्स भी लिखी है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए,
तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपने फिर ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको ये? एक्चुअली पूरे गुजरात में गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम आया था, टीचर ये क्वालिटी एजुकेशन के बारे में 2001 में आया था, और कर्मयोगी तालीम आई थी। तो उस वक्त मेरा सिलेक्शन एज ए की रिसोर्स पर्सन हुआ था पहले। तो मैंने ट्रेनिंग ली थी, पालीताना ली थी, जूनागढ़ भी ली थी, और गांधीनगर के पास कोबा सेंटर है वहाँ हम, और वल्लभ विद्यानगर भी गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। इसके बाद मैं पूरे गुजरात राज्य के इंग्लिश टीचर्स को ट्रेनिंग दी थी, और की रिसोर्स पर्सन होने के बावजूद मैंने इसका काम किया है। और जो नॉर्थ गुजरात के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, महसाणा, पटन, साबरकांठा और बनासकांठा, इसका मैं कन्वीनर था, और पूरे इंग्लिश टीचर्स को मैंने ट्रेनिंग दी थी। पूरे और गुजरात के इंग्लिश टीचर्स? या और इसके बाद क्या हुआ कि मैंने ऐसा सोचा कि एज ए इंग्लिश टीचर इतनी जो अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हम ट्राई करें कि ऐसे वर्कबुक बनाई बच्चों के लिए। तो मैंने मेरे 2 टीचर्स थे, जेडी पटेल और जीतू भाई पटेल, दोनों साथ रख के मैंने वर्कबुक तैयार की, बेटर इंग्लिश लर्निंग। और पूरा जो सिलेबस के साथ जितना अटैचमेंट हुआ उस साथ रखते अच्छी 5th to 12th तक हमने ये वर्कबुक बनाई थी। और इसके साथ ग्लोबल इंग्लिश ग्रामर और प्रायर एलिमेंट्री इंग्लिश ग्रामर भी लिखे हैं मैंने। आपकी जर्नी आज अब तक की बहुत सही चल रही थी, आपने उसके बाद आपने रिटायरमेंट के बाद फिर क्या प्लान किया है? एक्चुअली मैं तो 2017 में रिटायर्ड हुआ एज पर एज लिमिट। तो जब मेरी उम्र थी 55 ईयर्स, तब मैंने सोचा कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना चाहिए। तब मैंने सोचा कि जो भी है हॉबीज़ तो कुछ तो डेवलप करनी पड़ेगी। तो 55 साल की उम्र हुई तब मैंने ऐसा सोचा कि लेट्स पेंट सम पेंटिंग्स। तो मैंने ऐसा मेरी ब्रश अप्लाई किया कागज़ पे, कलर बाज़ार से लाके, तो अच्छे पेंटिंग भी बनाए मैंने। तो करीबन अभी तो मेरे पास मोर देन 2000 पेंटिंग्स है, और ज़्यादातर लैंडस्केपिंग है मेरे पास, और बर्ड्स के भी है। और 2-3 बार मैंने बड़े एग्जीबिशन रखे। मैं गांधीनगर का जो ओमलैंड मार्क स्कूल था वहाँ भी एक एग्जीबिशन रखा था, यहाँ ईलोल स्कूल में भी जब प्रिंसिपल था तब भी रखा था, और ग्रोमर में भी एग्जीबिशन रखा था, और लाइव पेंटिंग भी बच्चों को बताया था। तो अच्छे पेंटिंग भी अभी कलेक्शन है मेरे पास। और बहुत सारी बुक्स भी लिखी है। हाँ, बुक्स भी लिखी है। मेरा जो आर्टिकल है, मैंने 2-4 पहले आर्टिकल लिखे थे। मैंने सोचा कि कैसा रहता है। तुम्हारा जो फ्रेंड थे सहार भाई देसाई, और एक राजू भाई उपाध्याय है, और दूसरे अच्छे मेरे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि आर्टिकल कैसा लगता है। उन्होंने प्रमोट किया मेरे को। और एक पंड्या करके हमारा जो ये रिपोर्टर है, प्रेस रिपोर्टर, उन्होंने ज़्यादातर मुझे प्रमोट किया। पहला जो मेरा जो आर्टिकल लिखा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, तो उन्होंने गांधीनगर मेट्रो न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। इसके बाद मेरे ऐसा लगे कि इतना जो अच्छा लिख सकता हो तो चलो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दैट आर्टिकल्स। तो मैंने सुबह में उठ के एवरी डे में एक आर्टिकल लिखता हूँ, आज भी लिखता हूँ। तो आज तक मैंने मोर देन 300 आर्टिकल्स लिखे हैं, और इसका कलेक्शन करके इसका बुक का नाम मैंने पमराट दिया है। पमराट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पब्लिश करने के बाकी है, और 2 जो बुक्स है मेरे अभी मार्केट में है पमराट। और क्या क्या हॉबीज आपने बिल्ड की आफ्टर अपने रिटायरमेंट के बाद आपने? अभी तो हॉबीज तो खत्म नहीं होती। आज भी मैं साइकिलिंग करता हूँ 15-20 किलोमीटर, और संडे को तो ज़्यादातर 25-30 डेली किलो। 15-20 हाँ, किलोमीटर? 15-20 किलोमीटर। और अब संडे हो तो छुट्टी के दिन भी मैं अभी साइकिल लेके चले जाऊँ तो 25 किलोमीटर चलाता हूँ। क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, आज भी अच्छी बॉलिंग भी डालता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, टेबल टेनिस भी खेलता हूँ, वॉलीबॉल भी खेलता हूँ, और एवरी में 10 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ। आप बहुत सारे इस एज में, आप रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे सोचते हैं कि अब कुछ करने का रहा ही नहीं लाइफ में। आप उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, नहीं, इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए बात सही। कि आफ्टर रिटायरमेंट भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। हाँ, क्यों नहीं। अभी तो एज तो नंबर है ना, एनर्जी तो है हमारे पास। एनर्जी तो है। हमारे पास इतने टैलेंट भी होनी चाहिए, और सोचना भी चाहिए कि यू मस्ट एवरीडे आस्क योरसेल्फ व्हाट कैन आई डू, क्या करना चाहिए और क्या कर सकता है। अपने पास ज्यादातर एनर्जी है। अभी नाउ आई एम 65। अभी नेक्स्ट ईयर ये अभी मैं एमए कर रहा हूँ इंग्लिश के साथ।
मौलाना years के आज़ाद, अंदर। यस, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में मैं अभी एमए की एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, और मैं तो पीएचडी करना भी चाहता हूँ, और आफ्टर कंप्लीटिंग दैट एलएलबी करना भी चाहता हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब तो काम तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो क्या, जब तक आपके पास एनर्जी है तो काम करना ही चाहिए, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, वर्क फॉर द कम्युनिटी, दूसरों के लिए काम करना चाहिए। अभी क्या स्वच्छता का कितना मामला अभी चल रहा है, हम्म, तो खुद इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। एवरी सेकंड इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। yes, एक सेकंड भी आप बिगाड़ोगे तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा अल्लाह को। तो आप जितनी ताकत है, जब तक श्वास चलता है तब तक काम करते रहो। और अभी जो डिजिटल ये चल रहा है, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आजकल बच्चे के हाथ में जो भी मोबाइल लेकर फिरते हैं, इससे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो चाहे तो आप टैलेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो भी मैंने पेंटिंग सीखे मेरे मोबाइल से ही सीखे, अच्छे अच्छे बॉब रोज जैसे पेंटर, दुनिया के महान पेंटर हो गए, इसके यूट्यूब पे मैंने देखे पेंटिंग कैसे करता है, लैंडस्केपिंग, तो इसमें से मैं ज़्यादातर सीखा हूँ। और जो आर्टिकल लिखता हूँ, अच्छे लोगों का प्रवचन मैंने सुने, और इसके बाद मेरी सोच भी चेंज हुई। और मेरा रीडिंग भी इतना वाइड है, मेरा खुद का 3000 बुक्स भी है, खुद की लाइब्रेरी है, मैं बहुत अच्छी बुक्स भी रीडिंग करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ ज़्यादा। मैं आज तक कोई किताब कंप्लीट पढ़ा ही नहीं की, मैंने रीडिंग नहीं की पूरी किताब, पर मुझे आइडिया मिल जाता है कि इसमें क्या चीज़ है, और मेरी हिसाब से मैं इसके चिंतन डाल लिखता हूँ। यानी कि ऑनलाइन से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। यस अगर यस, मोबाइल का सही इस्तेमाल करना आ गया तो हम वी कैन लर्न मोर थिंग्स। लॉट्स ऑफ, गूगल तो गुरु है अभी। अभी तो जिप जिप चैट चैट जीपीटी, जीपीटी। चैट जीपीटी में देखो, अभी एज आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कैसे आप दुनिया में टिकोगे। ये पूरा कोई कंप्लीट सच्चाई है ऐसा नहीं है। आप जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब आप नहीं पता चलेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये कंप्लीट 100% सच नहीं है चीज। तो जब तक आप लोग का दिमाग नहीं चलेगा तब तक वो चीज आप जो एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप गुमराह भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया हमें उसके लिए। थैंक यू।